जो सबसे पहला चैप्टर है आपको नेशनल इनकम वाला, नेशनल इनकम क्या होता है आप सबको समझ में आ गया, राइट? एक कंट्री ने एक नहीं, जीडीपी सिर्फ नहीं है, एक कंट्री ने एक साल में कितने मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, वही उस कंट्री की नेशनल इनकम है, राइट? अब इसमें जो आपको एक चैप्टर है सबसे पहला, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि इनकम जो होती है एक इकोनॉमी के अंदर, जो इनकम करते हैं लोग, वो इनकम एक से दूसरे में मूव होती रहती है। इनकम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर विद इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, आई sell my educational services, and for that you people pay me money, right? So I earn income by selling my educational services. With that income, I may purchase some goods and services which your parents might be selling. मैं क्या करूंगा उस पैसे से, जो मैंने इनकम अर्न की है अपनी एजुकेशन सर्विसेज सेल करके, उससे मैं अपनी इकोनॉमी के लोगों से गुड्स या सर्विस परचेज करूंगा। तो मैंने इनकम क्या कर दी, फिर उनको दे दी, उन्होंने फिर मुझे फीस के फॉर्म में इनकम दी। तो अगर मैं और मेरे स्टूडेंट्स ही इस इकोनॉमी में सिर्फ हैं और कोई नहीं है, तो इनकम ऐसी फ्लो होती रहेगी एक से दूसरे को। आई वुड बी अर्निंग बाय सेलिंग एजुकेशन सर्विसेज, एंड विद दैट इनकम आई विल परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच पेरेंट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सेलिंग। द सेम हैपेंस एट अ वेरी ब्रॉड लेवल इन एन इकोनॉमी। ये समझ में आ रहा है, राइट? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फलक, आपको समझ में आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट जो मैंने भी शॉर्ट में समझाया, राइट? इसका एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ एक। सो when I earn income, it becomes expense of others from whom I earn income. And when I spend my income, it becomes my expense and income of others. Correct or not? And this is how income keeps rolling from one to another and makes a circle. That is what is circular flow of income. ये concept macroeconomics में बहुत important है guys. इससे जुड़ी हुई और चीजें भी हम देखेंगे आगे, right? लिखिए। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि, रुकिए जरा मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों इनकम एक से दूसरे में मूव करती रहती है? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल वो सारी चीजें नहीं बना सकता जो वो खुद खरीदना चाहता है। करेक्ट और नॉट? बिकॉज ऑफ scarcity of resources. I may not have all the resources to produce laptop, mobile phone, clothes, footwear, grocery items, food grains. I may not have. But yeah, I may have resources to produce educational services. So what are resources? Resources are knowledge. Resources are capital. Resources are time. Time, knowledge, capital. Resources are technology. Technology means methods और techniques. टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली मेथड या टेक्निक होता है, राइट?
कैपिटल का मतलब होता है पास्ट सेविंग्स, उसको हम कहते हैं कैपिटल। सो ये चार पांच रिसोर्सेज हैं एक इंडिविजुअल के पास या एक बिजनेस के पास। क्या? कैपिटल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड टाइम, राइट। इसके अलावा जो हमें नेचर से मिलते हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेस। किसी भी फिजिकल कमोडिटी को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए, राइट। जैसे मोबाइल फोन अगर आप देखें वो किससे बनता है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक किससे बनता है? रबर से। वेयर डू वी गेट रबर? वी गेट रबर फ्रॉम द नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। नेचर हमसे पैसे नहीं मांगता रबर प्रोड्यूस करने के, राइट। इसके अलावा जो उसमें चिप है प्लास्टिक की या कुछ मेटल का आइटम है, वो मेटल कहाँ से मिल रहा है हमें? आयरन के फॉर्म में मिल रहा है नेचर से। नेचर हमसे आयरन के पैसे नहीं मांगता, करेक्ट। सो नेचुरल रिसोर्सेस हमें किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। ये सब कैसे हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, इसलिए दिमाग में रखना कंसेप्ट, और बहुत इजी कंसेप्ट हैं। दे आर वेरी लॉजिकल, इफ यू थिंक रैशनली यू विल अंडरस्टैंड इट। किसी भी फिजिकल, जैसे हमने कपड़े पहने, शर्ट पहना है हमने, या टॉप पहना है, या जीन्स पहनी है, ये किसी फिजिकल रिसोर्स से बन रहा है। किससे बन रहा है? कॉटन से। कॉटन कहाँ से आया? नेचर से। जिस टेबल पे आपने आपने बुक्स रखी हैं वो किससे बना है? वुड और आयरन से। वुड कहाँ से आया? नेचर से। आयरन कहाँ से आया? नेचर से। हम अपनी फैक्ट्री में या घर में वुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम फर्नीचर प्रोड्यूस कर सकते हैं पर वुड नहीं। हम यूटेंसिल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पर आयरन नहीं। कैन यू प्रोड्यूस आयरन इन फैक्ट्री? वी कैन नॉट। वन सेकेंड। तो ये जितना बता रहा हूँ समझ में आ रहा है guys आप लोगों को या नहीं आ रहा है? ओके, तो हम बात कर रहे थे इनकम एक से दूसरे में मूव होती है। उसका रीजन ये है कि हर कोई इंडिविजुअल, no individual can produce everything that he wants in his life. So he produces only those things which he can produce. He sells those things in the market and buys those things which he cannot produce but are produced by others. So this is how he passes his income on to others while purchasing goods and services from them. He gets income from others by selling his own goods or services to others. And this is how income keeps moving from one to another. Am I clear? फलक आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. लिखिएगा इस। कैपिटल का मतलब होता है इस पास्ट सेविंग्स। पास्ट सेविंग्स मनी के फॉर्म में भी हो सकती हैं और किसी और फिजिकल आइटम के फॉर्म में भी हो सकती है, चाहे वो गोल्ड हो, व्हीट हो, मशीन हो, या कुछ और हो, राइट।
तो guys जो मैंने आपको समझाया वो पूरा यहाँ पे मैंने लिखा है. नाउ वी विल सी दिस विद एन एग्जांपल. फर्स्ट यू कंप्लीट दिस मच. द फ्लो ऑफ इनकम. ये मत बनाइएगा अभी. लिख लिया आप सबने यहाँ तक गाइस? Falak, you also have noted down everything here till here, right? Yes. कहाँ लिखी हो? ये लिख लिया आपने इतना गाइस? आप सबने?
ओके, सो गाइज यहाँ पे फार्मर है, फार्मर फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जो है उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज। उसने गुड्स प्रोड्यूस किया है 10,000 रुपीज का। जब ये 10,000 रुपीज का गुड्स सेल कर देगा तो उतनी उसकी इनकम हो जाएगी। उस 10,000 गुड्स में से उसने 7,000 का गुड्स सेल किया क्लोथ मेकर को, और 3,000 का गुड्स सेल किया उसने डॉक्टर को। इस तरह से उसने कितने अर्न कर लिए? इनकम ऑफ 10,000, करेक्ट। क्लोथ मेकर क्लोथ्स प्रोड्यूस करता है और उनको सेल करता है। क्लोथ मेकर ने 6,000 के क्लोथ्स प्रोड्यूस करके सेल कर दिए फार्मर को, और 2,000 के क्लोथ्स प्रोड्यूस करके सेल कर दिए डॉक्टर को। तो क्लोथ मेकर ने कितना अर्न किया? 8,000 जो उसकी इनकम है। 6 फ्रॉम ईयर एंड 2 फ्रॉम ईयर, करेक्ट। डॉक्टर ने 4,000 की कंसल्टिंग सर्विसेज सेल की हैं फार्मर को, राइट। और 1,000 की है क्लोथ मेकर, करेक्ट। अब आप देखिए फार्मर ने कितना अर्न किया? 10,000। कैसे? 7,000 का फूड ग्रेन्स क्लोथ मेकर को बेचा और 3,000 का फूड ग्रेन्स डॉक्टर को बेचा। दिस इज हाउ ही अर्न 10,000। And with that 10,000, he purchased clothes of 6,000 from the cloth maker and consulting services of 4,000 from the doctor. So whatever he earned from the economy, same he spent back into the economy. जितना उसने कमाया उतने उसने खर्च कर दिया इकोनॉमी में। तो सर्कल बन रहा है ये, इनकम आई और वापस चली गई उसके पास। समझ में आ रहा है? क्लोथ मेकर ने 8,000 की इनकम अर्न की। हाउ? बाय सेलिंग क्लोथ्स ऑफ 6,000 टू फार्मर एंड बाय सेलिंग क्लोथ्स ऑफ 2,000 टू द डॉक्टर। With that income earned, he purchased food grains of 7,000 from the farmer and purchased consulting services of 1,000 from the doctor. So जितना क्लोथ मेकर ने अर्न किया था उतने उसने इकोनॉमी में वापस स्पेंड कर दिया। डॉक्टर ने इनकम अर्न की है 5,000 रुपीज की। हाउ? बाय सेलिंग कंसल्टिंग ऑफ 4,000 टू द फार्मर एंड कंसल्टिंग ऑफ 1,000 टू द क्लोथ मेकर। And with that income earned, he purchased food grains of 3,000 from the farmer and clothes of 2,000 from the cloth maker. So whatever one is earning from the economy, same he is spending back into the economy. And this is how income is moving from one to another and making a circle. This is the concept of circular flow of income, guys. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सबकी इनकम एक जैसी है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है फार्मर, उसके बाद अर्न कर रहा है क्लोथ मेकर, उससे कम इनकम अर्न कर रहा है डॉक्टर। लेकिन सर्कल कैसे बन रहा है? आपने जो भी इकोनॉमी से कमाया वही इकोनॉमी पे आपने वापस खर्च कर दिया। ऑब्वियसली बात है, आप कमाई इसलिए रहे हो। आप क्यों कमा रहे हो? आपका पर्पस कमाने का इसलिए है ताकि आप वो चीजें खरीद सको जो आप नहीं बना सकते, इसलिए आप कमा रहे हो। एम आई क्लियर? अब राइट, और वही सब कर रहे हैं यहाँ पे। फार्मर फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है पर क्लोथ्स नहीं बना सकता, और उसको हेल्थ केयर सर्विसेज का कोई नॉलेज नहीं है। तो अपना फूड ग्रेन बेच के वो क्लोथ्स खरीदता है और हेल्थ केयर सर्विसेज खरीद लेता है। क्लोथ मेकर को क्लोथ्स बनाते आता है पर फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते नहीं आता। हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो अपने क्लोथ बेच के फूड ग्रेन परचेस कर रहा है और हेल्थ केयर सर्विसेज परचेस कर रहा है। डॉक्टर को हेल्थ केयर सर्विसेज का नॉलेज है, लेकिन फूड ग्रेन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्लोथ कैसे बनाते हैं उसको नहीं आता। तो अपनी कंसल्टिंग बेच के उसके बदले फूड ग्रेन्स परचेस कर रहा है और क्लोथ्स परचेस कर रहा है, करेक्ट।
लिखिए, बनाइए वैसे डायग्राम। फलक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? Yes, sir. Falak, I'm asking you, are you done with this part? So guys, in the above example, every individual is spending back into the economy his entire income
from where he earned the income जिस इकोनॉमी से आपने इनकम अर्न की थी उसी इकोनॉमी में आपने सारी इनकम वापस स्पेंड कर दी करेक्ट और नॉट from every income earner, be it an individual or a business entity. एक फार्मर है क्लोथ मेकर एक डॉक्टर है ये एक बहुत छोटा एग्जांपल था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंसेप्ट को समझने का राइट अब हम उसको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं एक पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में कि पूरी इकोनॉमी में इनकम कैसे मूव करके सर्कल बनाती है राइट लेकिन उसके लिए पहले हमें इकोनॉमी के सेक्टर्स को समझना होगा इकोनॉमी में जो इनकम अर्न करने वाले लोग हैं राइट या जिनके थ्रू इनकम पास होती है एक से दूसरे को जाती है उन लोगों को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं सो इनकम इन एवरी इकोनॉमी मत लिखिएगा अभी is earned and passes through individuals, business entities, the government, and the government.
these three are called three different sectors of an economy as below. एक इकोनॉमी में इनकम जो लोग अर्न करते हो, जिनके थ्रू इनकम पास होती है, वो कौन है? इंडिविजुअल्स, जैसे मेरे ऐसे लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं, या फिर बिजनेस एंटिटीज, राधे श्याम मोहन दास दास एंड कंपनी, ये एक फर्म का नाम है। राइट, छगन लाल भुजन लाल, ये एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है। रमेश ट्रेडर्स, ये एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का नाम है। टाटा मोटर्स, ये एक बिजनेस एंटिटी का नाम, कंपनी का नाम। ये सारी बिजनेस एंटिटीज हैं, इनके थ्रू भी इनकम, ये भी इनकम अर्न करते हैं, इनके थ्रू भी इनकम पास होती है। करेक्ट और नॉट? ये अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल करके इनकम अर्न करते हैं, फिर उस इनकम को सब में बांटते हैं, चाहे वो उनके सप्लायर्स हो, उनके एम्प्लॉयज हो, उनके सर्विस प्रोवाइडर्स हो, उनके ओनर्स हो। करेक्ट। और तीसरा होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास हम इनकम देते हैं ना, कैसे? टैक्स के फॉर्म में। करेक्ट। सो इन लोगों से मिलके हम सेक्टर्स बनाते हैं। थ्री डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। राइट, हाउस होल्ड सेक्टर को हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। एक इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं गुड्स या सर्विसेज के, वो कहीं ना कहीं तो रहते हैं किसी न किसी घर में। करेक्ट, उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हर प्रोड्यूसर, हर बिजनेसमैन भी हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। शाम को दुकान अपनी बंद करके, ऑफिस बंद करके, फैक्ट्री बंद करके घर ही जाता है। ही इज ऑल्सो कंज्यूमर। So every producer is a consumer, but not vice versa. Every consumer may not be a producer. Like you people as students are not producers as of now. You are only consumers. Kids are only consumers. Old age people, those who have got retired, or those who are sick, those who are bedridden, they are only consumers. They are not producers. Correct? So every producer is a consumer, but not vice versa. तो जितने भी कंज्यूमर्स है वो कहीं रहते हैं, उनका घर है, उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर। करेक्ट। ये लोग क्या करते हैं? इनमें से जो लोग काम करते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दूसरों को बेचते हैं। फैक्टर सर्विसेज मतलब, जैसे यहां से एक घर से निकला बंदा और किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, तो अपनी फैक्टर सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? वो लेबर दे रहा है। ही इज प्रोवाइडिंग हिज लेबर टू अ प्रोड्यूसर or to an employer. Correct or not? I'm asking you. समझ में आ रहा है ये? Somebody owns a building. He is a part of household sector. He is a consumer, but he owns a building and he has let it out to many business entities. उसकी बिल्डिंग में 4-5 अलग अलग ऑफिस चल रहे हैं या दुकानें चल रही हैं। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है लैंड। फैक्टर सर्विसेज पता है ना आप लोग? नहीं पता है? क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने इकोनॉमिक्स में। 4 फैक्टर सर्विसेज होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। लैंड मतलब प्लेस, और लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है। तो जिसके पास कोई जगह है, कोई दुकान है, कोई बिल्डिंग है, उसने किराए पे दे दी है। वो जिसके पास है, जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कहाँ? हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है, कंज्यूमर है। पर वो साथ में फैक्टर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी फैक्टर सर्विस? लैंड की, प्लेस की। किराए पे दे रहा है किसको? बिजनेसमैन को। करेक्ट। हम जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो इनकम अर्न करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करके कहाँ रख देते हैं? बैंक में। राइट, बैंक उसको क्या करता है? लोन के फॉर्म में दूसरों को देता है। तो हम कैपिटल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं इकोनॉमी को। हम अपना इनकम का कुछ पार्ट शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो वहां भी हम कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स 4 फैक्टर सर्विसेज to the economy. One is labor, second is capital, third is land, and fourth is entrepreneurship. जो प्रोड्यूसर, जिसका
बिजनेस एंटिटी है, वो रहता तो यहीं पे है, तो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से उसकी मिल रही है, इकोनॉमी को यहाँ से मिल रही है, हाउस होल्ड सेक्टर से। So it is household sector that provides land, labor, capital and entrepreneurship to the economy. ये समझ में आया? इसके बदले में इनको क्या मिलता है इकोनॉमी से? लैंड के बदले में मिलता है रेंट, लेबर के बदले में मिलता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड आप सबको पता है क्या होता है, राइट? अगर आपने डेट मार्केट में किसी को उधार दिया पैसा या बैंक में पैसा रखा है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इनकी चार फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको ये चार चीजें मिलती है इकोनॉमी से वापस इनकम के फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना फलक आपको? So, Every individual has a household and therefore is a part of household sector. This sector is also called consumer sector as every individual is also a consumer. Note that every producer is also a consumer but not vice versa. Correct or not? The household sector provides factor services, that is land means place and raw materials, labor, that is muscle power and intellect or intellectual power, capital, that is past savings, and entrepreneurship. Entrepreneurship का मतलब क्या होता है? Organizing and risk taking capacity to the economy. So household sector provides factor services like land, labor, capital and entrepreneurship to the economy, and in return earns income in form of rent, wages and salaries, interest and dividend, and profit respectively. लैंड के बदले में आपको क्या मिल रहा है? रेंट। लेबर के बदले में मिल रहा है वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के बदले में मिल रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिल रहा है प्रॉफिट। जल्दी है लिखने की? समझ में आ रहा है ये? पक्का? ये किसको प्रोवाइड करवा रहा है? ये सारी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी को। इकोनॉमी में किसको? इनको। और कुछ हद तक इनको भी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं, तो गवर्नमेंट को भी वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है? लेबर। बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने खुद के ऑफिसेज या खुद की दुकान गवर्नमेंट को किराए पे देते हैं। ये जितने आप बैंक्स देखते हैं, चाहे नेशनलाइज बैंक्स की ब्रांचेस हों या एटीएम्स हों, ये क्या सब किराए पे चल रही है। बैंक खुद कभी खुद की प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, हेड ऑफिस को छोड़ के, सब किराए पे।
बहुत हैवी किराया मिलता है लैंडलॉर्ड को। वो पे करते हैं किराया क्योंकि उनको पता है वो रिस्क नहीं लेना चाहते बैंक्स। बोले कल को शिफ्ट करना पड़ा, ब्रांच को बड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, तो बोले कहाँ का खरीदते रहेंगे, बोले हटाओ किराए पे ले लो। हाँ, तो ऐसे मनी फॉर्म में है ना। वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए नहीं खरीदते घर को किराए पे। बैंगलोर में जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगे, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, राइट, या हैदराबाद में या पुणे में, वो सब किराए के हैं। 30 साल की लीज, 25 साल की लीज, 40 साल की लीज पे है, कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनाता। बोले क्या होता है बनाने की, किराया दो, जिस दिन निकलना है निकल जाओ। एक बार आपने इतनी कैपिटल उसमें खरीद ली, खरीद के पैसा लगा दिया, और कल को आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ा या बिजनेस बंद करना पड़ा, तो आपको बेचने में आपके पसीना आ जाएगा। रियल एस्टेट को बेचना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, पर मिलना हर बार थोड़ी मिलेगा, मिलना भी तो चाहिए। अच्छा, रेंट पे करना, उनको पता है हम इतना अर्न करेंगे, इसलिए इसमें से इतना रेंट पे कर पाएंगे, इसलिए चल रहे हैं वो सब। आप जितने इंदौर में कॉर्पोरेट ऑफिस देखते हो, सब किराए पे हैं। ऑफिस की बात कर रहा हूँ जो नेशनल लेवल के ऑफिस है। मैं ये पंजाब ज्वेलर्स, आनंद ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा, ये तो लोकल दुकानें हैं, बड़ी दुकानें बस ये। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स, इन सब के ऑफिसेज जो हैं, कोचिंग क्लासेस वाले, एलन की क्या खुद की बिल्डिंग है? फिर नहीं खरीद सकता वो क्यों किराए पे? कल्फ्रिक्स वाले भी किराए पे। व्हाई? दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि हम किराया दे सकते हैं, क्या होता है, प्रॉपर्टी परचेज करने की। और आजकल हम हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में वी पीपल आर फूल्स। इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, पीपल डू नॉट बाय हाउस, दे कॉल इट अ लाइबिलिटी। बोले घर खरीदना एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने खरीद लिया घर खुद के लिए, अब आप बेचोगे तो नहीं कभी उसको। ये बेचोगे क्या, तो रहोगे कहाँ? नहीं बेचोगे तो आपके लिए लाइबिलिटी है, उससे तो आपको कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे हो आप उससे। दे ऑलवेज प्रेफर रेंटेड हाउस, राइट। नहीं, वो खुद की है, खुद की जमीन है वो। स्कूल सारे खुद की जमीन पे मैक्सिमम। आप लोग हाउस होल्ड सेक्टर समझ में आएगा, इस ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको हम प्रोड्यूसिंग फर्म्स भी कहते हैं। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स all producing firms, whether they are producing goods or services। यूजुअली हम जिन प्रोड्यूसिंग फर्म से हम अपनी लाइफ में डील करते हैं, वो सब की सब प्रोड्यूस क्या कर रही हैं, सर्विसेज। चाहे वो किराने वाला हो, चाहे कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे मेडिकल स्टोर वाला हो, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, दे आर ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, करेक्ट। इसमें सब कुछ आ गया है, वो लोग भी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आप सर्विसेज या गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए इनको चाहिए लैंड, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगी इनको लैंड, लेबर मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से, कैपिटल मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से, और एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले मुकेश अंबानी की नहीं है। मुकेश अंबानी ने जितना पैसा लगा, उससे 10, 20, 100 गुना ज्यादा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है उसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? तो पब्लिक ने मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल प्रोवाइड की है। These firms produce goods and services by purchasing factor services from the household sector and then sells their produced goods and services back to the household sector।
ये जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज परचेज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और जो गुड्स सर्विस प्रोड्यूस किया, उसी गुड्स और सर्विस को वापस हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देती है। करेक्ट और नॉट? ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी जो है, उसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं उनकी फैक्ट्री में। पूरे इंडिया में बहुत सारे सेल्स मैनेजर्स हैं उनके, सेल्स ऑफिसर्स हैं, सेल्समैन हैं। उन सब के थ्रू वो बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो सब हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं। चाहे मैनेजर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे सेल्समैन हो, चाहे सेल्स ऑफिसर हो, चाहे ब्रिटानिया कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। उन सबसे सर्विसेज लेके उन्होंने बिस्किट्स और अदर कन्फेक्शनरी आइटम्स पर प्रोड्यूस किए, और फिर सेल किसको किए? उन्हीं को, उन्हीं को और बाकी पब्लिक को। समझ में आ रहा है? वही लिखा मैंने अब। These firms produce goods and services by purchasing factor services from the household sector and then sells their sell आएगा, they sell their produced goods and services back to the household sector. Am I clear guys or not? कैसे कंफ्यूज हो रहा है बताओ ना। मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, मैं एंटरप्रेन्योर, करेक्ट। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है। 4.5 करोड़ कहाँ से लूंगा मैं? पब्लिक से। मैंने पब्लिक इशू निकाल दिया, पब्लिक से बोला कि मेरे कंपनी के शेयर्स पे पैसा लगाइए। अभी आप पढ़ोगे, शेयर अकाउंटिंग वाला चैप्टर है आप लोगों को क्लास 12th में, अकाउंट्स में। बस शेयर्स के बारे में बेसिक तो नॉलेज है आप लोगों को, है ना, तब समझ में आता है। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए और मेरी कंपनी में मेरे साथ ओनर बन जाइए। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया, पर मैंने ये ध्यान रखा, किसी भी इंडिविजुअल का पैसा मेरे 50 लाख से ज्यादा ना हो, वरना वो मेरे सर पे बैठ जाएगा। तो किसी से 5 लाख लिए, किसी से 2 लाख, किसी से 10 हजार, किसी से 4 हजार, किसी से 4 लाख, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, वो सब बोनस बन गए। अब चलाया, कंपनी में ही चलाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मेरा लगा। जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा वो कंपनी चलाएगा। या फिर सारे शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, अच्छा डिसाइड करेंगे डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, फिर वो जितने 4-5 डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी को चलाएंगे। यूजुअली डायरेक्टर उसको ही बनाया जाता है जो कंपनी को कंसीव करता है, तो जो कंसेप्ट लेके आता है मार्केट में। समझ में आ रहा है? मैं एक बिजनेस का कंसेप्ट लेके गया मार्केट में, मैंने बोला कंसेप्ट भी मेरा, 50 लाख भी मेरे, बस 4.5 लाख आप, सॉरी 50 लाख भी मेरे, बस बस बाकी के 4 करोड़ 50 लाख आप सबको मिलके लगाना है। जो जितना लगा सकता, कोई 500 भी लगा सकता है, कोई 5 लाख भी लगा सकता है। अब जब वो सब लोग ने पैसे लगा दिए, फिर हमारी एक मीटिंग हुई, वो सब ने कहा कि कंपनी चलाया कौन, तो उन लोग अधिकतर ये कहेंगे कि आप ही चलाओगे, आइडिया आपका ही, आप अच्छे से समझते हो, हमें थोड़ी पता आपके आइडिया के बारे में, तो मैं ही कंपनी चला रहा हूँ। तो मैंने पब्लिक से क्या ले लिया, दीदी बाद में थोड़ी देर में आऊंगा, है ना, अभी क्लास चल रही है उसके बाद आऊंगा मैं। अभी क्लास चल रही है, उसके बाद बाहर आपसे बात करूंगा। तो मैंने क्या लिया, पब्लिक से कैपिटल ले ली, खुद की कैपिटल भी लगाई है मैं, राइट। फिर मैंने कम स्टार्ट कर दिया बिजनेस, वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? फिर मैंने लोगों से क्या, उन लोगों को मैंने एम्प्लॉय बनाया अपने, उनसे क्या लिया, लैंड और लेबर, लेबर लिया पहले, किराए पे लोगों से जगह ली। जब ये सब मिल गया तो मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अपना। मान लीजिए मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का मैं काम करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब मेरे पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, मशीन भी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स, एंड नाउ आई एम सेलिंग द क्लोथ्स टू whom? To the public only, to the household sector only। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो मतलब पब्लिक ने शेयर डाला तो वही बिल्कुल सर्विसेज, हाँ, फिर बाद में उन्हीं पब्लिक में से कुछ लोग खरीद रहे हैं, और कुछ और बाकी दूसरे लोग खरीदे जिन्होंने पैसा नहीं लगाया वो भी। वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, उसके नाम जब बेचा गया। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब जो बिजनेस है वो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। बेचा था प्रोड्यूसिंग सेक्टर नहीं है। कोई भी, अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका बिजनेस है, इसका मतलब आप प्रोड्यूसिंग सेक्टर का पार्ट, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो इसलिए आप हाउस होल्ड सेक्टर का भी पार्ट। तो आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्या हो, एंटरप्रेन्योर हो।
आप यहाँ पे भी हो और आप यहाँ पे भी हो, पर जो लेबर है वो सिर्फ यहाँ पे है, वो यहाँ नहीं है, सर्विस उसका बिजनेस थोड़ी है। सर्विस वाले तो हाँ, नहीं आएंगे उसमें। लिखा है ना, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पक्का? ऑर्गन सर्विसेज के लिए फिर दो के लिए क्यों? सर्विस भी तो प्रोड्यूस करती है कंपनीज। चार्टी से अरे, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आईटी फर्म्स हैं, वो सब क्या करती है? सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? लिखिएगा जितना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर का यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया था सबने, राइट? अर्न्ड बाय एंड पासेस थ्रू। फलक, यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, राइट फलक? यस सर यहाँ पे भी ऐड किया गया इस मैंने, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए तो इसका ध्यान रखिएगा। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है गाइस, उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही नहीं है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। यस और नो? राइट? सो द प्रोड्यूसिंग सेक्टर
So guys, you know that SBI, State Bank of India, NTPC, National Thermal Power Corporation, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation of India, BHEL तो हमारा भोपाल में ही है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं प्रोडक्शन में. They produce goods or services, right? Like SBI is into services, rest all are into production of goods. So producing sector also includes government enterprises, guys. इसका ये मतलब है, right? नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर. ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है गाइस. अभी आपको मैं लिखूंगा भी नहीं, आप सिर्फ समझिए एंड देन वी विल वाइंड अप टुडेस क्लास. गवर्नमेंट का काम क्या होता है बेसिकली? व्हाई डू वी वांट गवर्नमेंट? व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? पब्लिक की सेवा करना है. जैसे राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो काम जो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम इतना बड़ा है कि कोई भी इतना कैपिटल नहीं लगा सकता, वो गवर्नमेंट करती है. लेकिन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे नेशनल रिसोर्सेज हो. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग, नेशनल रिसोर्सेज मतलब नदी पहाड़ वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट, राइट. इन सब को इंट्रूडर से, जो बाहर से हमारे यहाँ अटैक कर सकते हो, उनसे बचाना, दैट इज डिफेंस. और विद इन द इकोनॉमी लॉ ऑर्डर एंड पीस मेंटेन कर, कि लोगों में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई किसी को चीट ना करे, डिसीव ना करे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे. तो इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है कि वो जुडिशियल सिस्टम लाए, जिसमें कोर्ट्स हो, पुलिस स्टेशन हो, कोई सुनने वाला हो. किसी ने अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है या आपके साथ मारपीट की है, तो आप कहीं जाके कंप्लेन कर सको, राइट, टू गेट रिड्रेसल ऑफ दैट, मतलब आपको उसकी भरपाई हो सके, कंपनसेशन मिल सके. इसलिए गवर्नमेंट. तो एक तो विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो भी ह्यूमंस हैं और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इंट्रूडर्स, दैट इज डिफेंस वाला काम. और दूसरा लॉ ऑर्डर एंड पीस को मेंटेन करना, ये मेन गवर्नमेंट का काम. तीसरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे पावर जनरेशन हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सैनिटेशन हो, ये काम भी गवर्नमेंट का. अब ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा. गवर्नमेंट खुद तो पैसे कमाने जाती नहीं कहीं, राइट. तो इन सब कामों के लिए गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों. डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपने जो इनकम अर्न की उस पे सीधे टैक्स, चाहे आपने सैलरी के फॉर्म में इनकम अर्न की हो, चाहे आपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया हो, चाहे रेंट के फॉर्म में इनकम अर्न की हो, चाहे डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, चाहे लॉटरी टिकट से पैसा कमाया हो, हॉर्स रेस से पैसा कमाया हो, गैम्बलिंग से पैसा कमाया हो, कहीं से भी आपने इनकम अर्न की, उस पे जो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट टैक्स. ये समझ में आया? और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं ले रही है, कंज्यूमर से नहीं ले रही है, उसने प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया हुआ है कि जब भी तुम कोई गुड्स या सर्विस बेचोगे, तो तुमको अपने लिए पैसे के अलावा हमारे लिए भी पैसे कलेक्ट करने हैं कंज्यूमर्स. वो है जीएसटी. तो मान लीजिए मैं ये मोबाइल फोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बीच में आएगी, बोली नहीं आपको इसको 11,000 में बेचना है. 11 जब मिले तो 10 खुद रखना, 1,000 हमको दे देना. वो है जीएसटी 1,000. वो है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि गवर्नमेंट ने लगाया प्रोड्यूसर पे है, पर पे कौन कर रहा है? अल्टीमेटली कंज्यूमर. कंज्यूमर किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दे रहा, वो प्रोड्यूसर को दे रहा है या सेलर को दे रहा है. और सेलर फिर किसको पास ऑन कर रहा है? वो गवर्नमेंट को. इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. और डायरेक्ट टैक्स में सीधे गवर्नमेंट जिसने इनकम अर्न की उससे ही पैसे मांग लेती है. तो रेंट कमाया, लाओ हमारा हिस्सा दो. ब्याज कमाया, हमारा हिस्सा दो. सैलरी कमाई, हमारा हिस्सा दो. प्रॉफिट कमाया, हमारा हिस्सा दे दो. जमीन बेच के जो आपको प्रॉफिट हुआ, 10 लाख में जमीन खरीदी और 25 में बेच दी, तो 15 लाख का प्रॉफिट, सीधे 30% टैक्स उस पे हम पे दे दो. वैसे 30% नहीं है वो. तो हर प्रॉफिट पे, हर इनकम पे गवर्नमेंट जो टैक्स आपसे सीधे लेती है, किससे? जिसने इनकम अर्न की, उसी से.
उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसी पे लगाया जा रहा है जिसने कमाया है और उसी से लिया भी जा रहा है। ये समझ में आया? तो ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है। कौन से काम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर से एसोसिएटेड है। हाउस होल्ड सेक्टर से रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और प्रॉफिट पे टैक्स ले रही है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। प्रोड्यूसिंग सेक्टर से प्रॉफिट पे टैक्स ले रही है, डायरेक्ट टैक्स। और जब जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स या सर्विसेज बेचता है, उस पर फिर एक टैक्स ले रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? तो इसको गाइस हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे। फलक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट, दिस मच।